कल चैत्र शुक्ल एकादशी का दिन है और आज की बेहतरीन न्यूज़ क्लिपिंग्स के साथ मैं रूबी सिंघाटी आपके साथ हूँ। और चलिए ये सफ़र इसी तरह चलता रहे जब तक कि सफलता आपके कदम न चूम ले। तो चलिए फिर दैनिक भास्कर का आज एक आर्टिकल जो इसमें छपा है पवन के वर्मा जी का, जो कि एक लेखक है, राजनयिक हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो इन्होंने जो आज न्यूज़ क्लिपिंग्स में जो आया है, लोकतंत्र में भले ही कमियां हो फिर भी वो बेहतर है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म मुद्दा है। पंजाब में खालिस्तान को लेकर के काफ़ी मांगे उठ रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट को जोड़ करके लोकतंत्र को बेहतर विकल्प माना गया है। तो चलिए फिर इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और कुछ आंकड़े भी इसमें से जुटा लेते हैं। ये सितंबर 1982 था। इंदिरा गांधी सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर थी। यात्रा के दौरान क्रेमलिन में भारत और सोवियत प्रतिनिधि मंडलों के बीच इंदिरा गांधी और लियोनिद ब्रेजनेव की अध्यक्षता में वार्ता हुई। श्रीमती गांधी ने पंजाब में बढ़ते उग्रवाद पर चिंता जताई। जब वे बोल रही थी तो ब्रेजनेव ऊँघने लगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वे बहुत उम्रदराज भी थे। उनके समीप बैठे सोवियत विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रोम्यको ने उन्हें जगाया। ब्रेजनेव ने ग्रोम्यको के कान में कहा, वे क्या बोल रही हैं? मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा। तब ग्रोम्यको ने उन्हें बताया कि भारत की प्रधानमंत्री अपने एक राज्य पंजाब के बारे में बात कर रही है, जहां अलगाववादियों द्वारा खालिस्तान के निर्माण की बढ़ती मांग से वो चिंतित है। ब्रेजनेव, जो अब पूरी तरह से जाग चुके थे, ने अचानक हस्तक्षेप करते हुए कहा, महोदया, आप ऐसी चीजों को होने की अनुमति कैसे दे सकती हैं? सोवियत संघ को देखो, 1917 से ही हम अलगाववादी ताकतों को कुचलते आ रहे हैं और हम अब तक एक संयुक्त संघ बने हुए हैं। अब देखिए, सोवियत संघ के जो थे ब्रेजनेव, उन्होंने उस समय क्या तर्क दिए थे, कैसी राय इंदिरा गांधी को दी थी। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। नवंबर 1982 में ब्रेजनेव का निधन हो गया। 1991 में सोवियत संघ 15 भिन्न राष्ट्रों में टूट गया, जबकि पंजाब आज भी भारतीय संघ की लोकतांत्रिक मुख्यधारा का हिस्सा है। इन दोनों स्थितियों का एक ही कारण है, लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र था, सोवियत संघ में नहीं था। जब सर्वसत्तावादी ताकतें राज्यतंत्र से छेड़छाड़ करने लगती हैं जब सर्वसत्तावादी ताकतें राज्यतंत्र से छेड़छाड़ करने लगती हैं तो चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगती है। मिखाइल गोर्बाचेव जब सुधारों की बात करते थे तो वे गलत नहीं थे। उन्होंने ग्लासनोस्त यानी खुली व्यवस्था और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण की बात कही थी। तो ये देखिए काफी अच्छे शब्द हैं। एक तो ग्लासनोस्त है, इसका मतलब है खुली व्यवस्था, और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण की बात कही थी। और किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। लेकिन अलोकतांत्रिक और नियंत्रणवादी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक सुधारों की अभ्यस्त नहीं थी, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए। सोवियत साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। इतिहास में हमें कई बार जरूरी सबक मिलते हैं। उनमें से एक ये है कि लोकतंत्र में भले ही कमियां हों, लेकिन ये दूसरी प्रणालियों से बेहतर है, क्योंकि यह आकांक्षाओं, बहालताओं और असंतोष के प्रेशर कुकर के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करता है और विस्फोट की स्थिति निर्मित होने से रोकता है। आजकल भारत और चीन की ताकत की बहुत तुलना की जाती है। इससे संदेह नहीं कि चीन जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढांचे और फौज के पैमाने में भारत से आगे है, लेकिन सोवियत संघ की तरह उसमें भी एक महत्वपूर्ण आयाम का अभाव है और वो है लोकतंत्र। मेरा मानना यह है कि देर सवेर चीन को भी उन प्रणालीगत संकटों का सामना करना पड़ेगा जिनके चलते यूएसएसआर में अंदरूनी संघर्ष, टकराव आए थे और वो देशों में टूट गया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने हट का त्याग करते हुए लोगों के बढ़ते असंतोष को समायोजित करना होगा, जिसे हमने जीरो कोविड नीति के विरोध में उभरते हुए देखा था। अरसे से दमित प्रतिरोध को जैसे ही प्रकट होने का अवसर मिलता है, वह बड़े पैमाने पर अराजकता की स्थिति निर्मित कर सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हालांकि क्योंकि चीन को और भारत को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, तो ये जो है हमारी विदेश नीति के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चीन की अंदरूनी समस्याएं लोकतंत्र के अभाव के कारण निर्मित हुई हैं। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने वन चाइल्ड पॉलिसी का जो एक तरफा फरमान जारी कर दिया था, उसके चलते आज वहाँ जनसंख्या की संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं।
उसकी कामकाजी आबादी घट रही है। आज वह स्थिति आ गई है, या आज यह स्थिति आ गई है, हर कामकाजी व्यक्ति को 2 सेवानिवृत्त लोगों का खर्च उठाना पड़ रहा है। देखिए कितनी गजब की बात यहाँ पर सामने आई है कि एक कामकाजी व्यक्ति है और 2 सेवानिवृत्त लोगों का वो खर्च उठा रहा है। चीन में राज्य शासित उद्योग भी चाहे जितने उत्पादक हो, उनमें उद्यमिता या इनोवेटिव भावना नहीं है। 2007 में उसकी जीडीपी विकास दर 14.2% थी, जो आज 3% रह गई है। अगर उसका आर्थिक विकास बाधित हुआ तो अंदरूनी टकरावों के चलते वहां बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जबकि भारत की ताकत उसका लोकतंत्र है। उसकी आर्थिक विकास दर धीमी हो सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद मजबूत है। जब लोग चुनावों, अभिव्यक्ति की आजादी, असहमति, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष मीडिया, स्वायत्त संस्थाओं और मुखर विपक्ष के आदी हो जाते हैं, तो किसी भी कीमत पर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देते, क्योंकि तब उससे न केवल देश का विकास बल्कि उसकी एकता भी खतरे में पड़ जाती है। लोकतंत्र का जिन बोतल से बाहर आने के बाद फिर उसमें प्रवेश नहीं करता। इस बात को आज भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों, जिनमें केंद्र सरकार भी शामिल है, को याद रखना चाहिए। यानी एक बार लोकतंत्र जहां पर व्याप्त है, वहां पर वापिस से राजतंत्र जैसी व्यवस्था प्रकट हो ही नहीं सकती, और अगर लाते हैं तो फिर सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और लोग उसके आदी नहीं हो सकते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल आज आया है। इसमें से कुछ विचार आप चुन करके रख सकते हैं। जैसे चीन की जीडीपी विकास दर 14.2% थी, जो आज 3% है। 2007 की बात हो रही है, ठीक है, 14.2% थी और आज 3% है। तो इस तरीके से हम लोकतंत्र के बारे में और हाँ, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके बारे में कुछ तथ्य इसमें से जुटा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद चलिए अगला जो आर्टिकल है पढ़ते हैं। ये लिखा है डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी ने, जो दैनिक जागरण के अंदर छपा हुआ है। चलिए फिर पढ़ते हैं इसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चाइना के बारे में कहीं ना कहीं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए जो विदेश नीति है उसमें चाइना सबसे गरमाया हुआ मुद्दा रहता है कि भाई चाइना के बारे में हमें जो भी फैक्ट्स मिलते हैं हम उन्हें जल्दी से लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। पश्चिम एशिया में चीन का बढ़ता दखल। पश्चिम एशिया, अब थोड़ा सा आप इमेज में लेकर आइए, एशिया माइंड में सोचिए और पश्चिम एशिया की तरफ चले जाइए। पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आ रहे हैं उनको सोच लीजिए, ठीक है। पश्चिम एशिया में जैसे अपने ईरान हो गया, अरब अमीरात हो गया, ये सारे इधर जो है आप सोच लीजिए। चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पश्चिम एशिया के 2 बड़े तेल उत्पादक देश जो एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी रहे, ईरान और सऊदी अरब, ने चीन की मध्यस्थता के कारण पुनः कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने और दूतावासों को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है। देखो, चीन जो है दखल बढ़ा रहा है और दखल बढ़ा के एक अच्छा काम कर रहा है कि भाई ईरान और सऊदी अरब के बीच में ये मध्यस्थता कर रहा है, बिचौलिए का काम कर रहा है, और वापस से उनके बीच में कुछ सहमतियां भी हो गई हैं। मालूम हो कि दोनों देशों के बीच तनाव वर्ष 2006 में तब आरंभ हुआ था जब सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र के साथ 47 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो कौन से देश के अंदर चढ़ाया गया था? देखो, दोनों देशों के बीच तनाव हुआ था 2016 के अंदर, जब सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र के साथ 47 लोगों को आतंकवाद के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस घटना के बाद ईरान में जबरदस्त विरोध हुआ था तथा प्रदर्शनकारी सऊदी अरब के दूतावास में घुस गए। उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध खत्म हो गए। फिर दोनों देशों में एक दूसरे देशों में अपने दूतावासों को बंद कर दिया था, क्योंकि पता नहीं था कि कौन सा देश किस देश से कब बदला ले ले। चलिए आगे पढ़ते हैं। विदेश नीति से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज छपे हुए हैं। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही पश्चिम एशिया के ताकतवर देश हैं और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब समय को मुस्लिम दुनिया का एकमात्र नेता मानता रहा है, लेकिन 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने इसके इस एकाधिकार को चुनौती दी। सऊदी अरब और ईरान के बीच विवाद की असली वजह दशकों पुराने धार्मिक मतभेद हैं। दोनों इस्लाम के अलग अलग मत को मानते हैं। ईरान में ज़्यादातर शिया मुसलमान हैं, वहीं सऊदी अरब में
एक सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है, यानी वही सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है। तो देख लीजिए, ईरान में शिया मुस्लिम ज़्यादा हैं और सऊदी अरब में सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हैं। ये धर्म विभाजन दूसरे पश्चिमी एशियाई देशों में भी दिखता है, जहां सुन्नी और शिया मुसलमानों के अलग अलग समूह हैं। धार्मिक समूहों में बड़े पश्चिम एशिया के कुछ देश समर्थन के लिए ईरान की तरफ देखते हैं, तो कुछ सऊदी अरब की तरफ। जाहिर है कि लंबे समय से चलते आ रहे सऊदी अरब ईरान के इस संघर्ष को पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए समाप्त करने की आवश्यकता थी, क्योंकि न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा था। पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी रातों रात नहीं बढ़ी है। अपनी वैश्विक भूमिका के विस्तार के लिए चीन कई अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं चला रहा है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से चीन एशियाई और अफ्रीकी देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पिछले दशक से प्रयासरत है। चीन वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से ईरान के चाबहार बंदरगाह तक ढांचागत निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। तो अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई चीन वन बेल्ट वन रोड पहल कहाँ से शुरू है, तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ता है। इसके साथ ही नई सिल्क रोड के तहत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तर्ज पर तेहरान को शिनजियांग से जोड़ने जा रहा है। इससे चीन मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में होते हुए तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचने में सफल होगा। पश्चिम एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका ने अमेरिका और रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास अगर वर्ल्ड मैप है तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। वहाँ पर आप लोकेट कर लीजिए, क्योंकि लोकेट करने वाले क्वेश्चंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे प्रश्न पत्र के लिए भी। अमेरिका और यूरोपीय देशों के रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने का लाभ उठाते हुए चीन पश्चिमी एशिया में ज़्यादा सक्रिय हुआ है। ईरान तथा सऊदी अरब के बीच शांति समझौता कराकर चीन ने वैश्विक जगत में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का भी प्रयास किया है। तो ये काफ़ी अच्छी विदेश नीति या कूटनीति आप समझ सकते हैं चाइना की। भारत के दृष्टिकोण से ईरान तथा सऊदी अरब समान रूप से महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में पश्चिमी एशियाई देशों, खास करके खाड़ी देशों के साथ भारत ने अपनी सांस्कृतिक और व्यापारिक साझेदारी का विस्तार किया है। इससे संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी शामिल है। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा भारत की महत्वपूर्ण परियोजना नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर संचालित होती है। तो भारत की भी परियोजना चल रही है किसके साथ? ईरान के चाबहार बंदरगाह के साथ। ठीक है, कौन सी परियोजना चल रही है? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आप जुटा लेंगे यहाँ से। वहीं सऊदी अरब भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने समझौते का स्वागत किया, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बहाली नहीं, अपितु पश्चिम एशिया के चीन की उपस्थिति ने भारतीय नेतृत्व को सशंकित करने का भी काम किया है। यानी कहीं ना कहीं हम शंका कर सकते हैं किस पर? चाइना पर। हालांकि हमने सपोर्ट किया इस समझौते को। ये समझौता इन दोनों देशों के लिए और पश्चिम एशिया के देशों के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहां पर चीन की इतनी बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाना ये हमें कहीं ना कहीं सशंकित करता है, जो कि हमेशा से करता ही आया है, क्योंकि चाइना बिना लाभ के कोई काम नहीं करता है। ऐसा उसकी विदेश नीति में देखने को मिलता है। भारत का पश्चिम एशियाई देशों से काफ़ी खास रिश्ता रहा है। पश्चिम एशिया के देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो हर साल लगभग 35 से 40 अरब डॉलर भारत भेजते हैं, जबकि चीनी नागरिकों की उपस्थिति इस क्षेत्र में काफ़ी कम है। भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय की आबादी है, जिस कारण भारत पश्चिम एशिया के बीच नैसर्गिक साझेदारी संभव है, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, तो हमारे साथ उनकी साझेदारी ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें न्याय संगत लगती है चाइना की तुलना में, जिस कारण भारत पश्चिम एशिया के बीच नैसर्गिक साझेदारी संभव है। वहीं चीन की, अब देखिए, उइंगुर मुसलमान के प्रति दमनकारी नीति। अब चाइना जो उइंगुर मुसलमान हैं उनके प्रति दमनकारी नीति अपना रहा है तथा इस्लाम धर्म के प्रति असंतुलित व्यवहार उसको इस क्षेत्र का सहज साझेदार बनने में अड़चन पैदा कर सकता है। मतलब अड़चन पैदा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी
न जाने कैसे, किस तरीके से वहां पर चाइना अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, अपने पैर मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका में चीनी हस्तक्षेप के बाद बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए सभी देश जो है सशंकित है। ऐसे में ईरान में चीन की उपस्थिति भारतीय निवेश एवं सुरक्षा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, क्योंकि भारत के मुसलमान वहां पर जाएंगे और चाइना की नीति आपको पता है कि मुसलमानों के प्रति कैसी है। इसके साथ ही भारत की मध्य एशिया तक होने वाली पहुंच भी बाधित हो सकती है। इस क्षेत्र में चीन की तालिबान से वार्ता भी चल रही है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान का लंबे समय तक सत्ता में रहने के प्रबल आसार बन रहे हैं, क्योंकि चीन की तालिबान से वार्ता चल रही है। तो ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान का लंबे समय तक सत्ता में रहना, उसके तो प्रबल आसार बन ही रहे हैं, जिससे भारतीय हित गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपने देश की दृष्टिकोण से देखना है कि हमारे हित कैसे हैं। चलिए, जो चीन है, चीन की इस क्षेत्र में उपस्थिति भारतीय कंपनियों को ईरान और अफगानिस्तान में रणनीतिक निवेश और व्यापारिक संभावनाओं को भी प्रोत्साहित कर सकती है। यद्यपि ईरान सऊदी अरब की संधि के जरिए रूस तथा अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन ने अपनी वैश्विक भूमिका प्रदर्शित की है, जिसके द्वारा चीन वैश्विक समुदाय का भरोसा जीतने का प्रयास कर रहा है। परंतु अभी भी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस संधि के बाद अब देखिए, हालांकि इसके बाद भी ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस संधि के बाद पश्चिम एशिया की भू राजनीति में कितनी स्थिरता आएगी। जो भी हो, पश्चिम एशिया में चीन की दखल अंदाजी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए आयाम की शुरुआत की है, क्योंकि चीन जो है हर तरफ अपने पैर पसारने की कोशिश में लगा हुआ है। तो चलिए, ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा था और ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीन और इंडिया जो है उनकी विदेशी संबंध, उनके कूटनीतिक संबंध, उसके मामले में काफ़ी अच्छा है। इसमें से अच्छे आंकड़े हम जुटा सकते हैं। चलिए, अब बहुत ही आप ये कह सकते हो कि मज़ेदार आर्टिकल छपा है अभिजीत अय्यर मित्र जी का, जो कि सीनियर फेलो आईपीएस हैं, आईपीसीएस हैं, ठीक है, आईपीसीएस हैं। चलिए, livehindustan.com में ये छपा है और आर्टिकल का नाम है अब भूटान भी बीजिंग से तालमेल बिठाने लगा है। चलिए, इसको पढ़ते हैं, क्योंकि आज पूरा का पूरा मामला जो है वो विदेश नीति पर कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि सभी जो है वो विदेश नीति को ही झलका रहे हैं कहीं ना कहीं। भूटान के प्रधानमंत्री, दोबारा से पढ़ते हैं, भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग के एक इंटरव्यू ने न सिर्फ डोकलाम विवाद को गर्म कर दिया है। डोकाला विवाद जो हमारा चल रहा है भूटान के साथ, भारत का डोकलाम विवाद चलता है, जो कि एक सीमा का विवाद है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे आंकड़े, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने फिर से उभर कर आया है कि हमें जो डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के सभी देशों के साथ, सभी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जितने भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, सीमा विवाद चल रहे हैं, उनको दोबारा से एक बार रीड आउट कर लेना चाहिए। तो भूटान के साथ हमारा डोकलाम विवाद चल रहा है। तो इसी समय भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग का एक इंटरव्यू आया, जिसने न सिर्फ डोकलाम विवाद को गर्म किया है, बल्कि भारत के साथ भूटान के मैत्रीपूर्ण रिश्ते पर बर्फ की चादर भी डाल दी है। दरअसल भारत से सलाह मशविरा करके ही भूटान किसी अन्य देश के साथ अपने संबंध आगे बढ़ा सकता है। ऐसा एक समझौता उसने हमारे साथ किया है, जिसके एवज में नई दिल्ली ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया था। मगर अब दोस्ती की ये गांठ कमजोर पड़ती दिख रही है। अब देखिए कितनी अच्छी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कितनी खतरनाक इन्होंने यूज़ की है, किस तरीके से जो है इनके लिखने का तरीका है। तो आंसर राइटिंग में भी हम इस अंदाज को कॉपी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, कॉपी तो नहीं कह सकते, खैर फॉलो कर सकते हैं इस अंदाज को, ठीक है। चलिए, तो चलिए यहाँ से दोबारा से बढ़ते हैं। मगर अब दोस्ती की ये गांठ कमज़ोर पड़ती दिख रही है। इसका पता सबसे पहले तब चला था जब भूटानीज अखबार ने भारत विरोधी खबरें छापनी शुरू की। भूटान में एक तरह की तानाशाही है, इसलिए ये अखबार उसी तरह भूटान सरकार का मुखपत्र माना जाता है जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार हैं। यानी ये अखबार किसका मुखपत्र माना जाता है? भूटानी सरकार का। और जब ये ऐसा अखबार ही भारत विरोधी अगर छाप रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा उसमें से झलक रही है। साल 2017 का डोकलाम विवाद हमारे लिए आंख खोलने वाला प्रकरण था।
डोकलाम मूलतः भूटान का क्षेत्र है और चीन ने वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। चूंकि भूटान की सुरक्षा हम अपनी जिम्मेदारी मानते आए हैं और डोकलाम एक ऐसा त्रिकोणीय जंक्शन है जहां भारत, भूटान और चीन मिलते हैं, इसलिए नई दिल्ली ने प्रमुखता से इस मसले को उठाया। इसके एक साल बाद शोधकर्ता डेमियन साइमन ने खुलासा किया कि चीन ने डोकलाम के सट्टे पश्चिमी भूटान के करीब 18 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस खुलासे का भारत में तैनात भूटान के तत्कालिक राजदूत ने पुरजोर खंडन किया था, लेकिन जब वहां की तस्वीरें डेमियन ने साझा की तब उन्होंने चुप्पी साध ली। दुखद यह है कि हमने भी कोई कोई खास महत्व इसको नहीं दिया। चलिए, ये तो एक घटना थी जब चीन ने इस तरह से पैर पसार लिए और लगभग जो सामने आया है कि भाई 18 किलोमीटर तक का हिस्सा चाइना ने कब्जे में कर लिया, मतलब इतना चीन आगे बढ़ गया और उसने अपना कब्जे में ले लिया। चलिए, अब क्या स्थिति है देखते हैं। अब आलम यह है कि भारत और भूटान का रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां भूटानी प्रधानमंत्री सीधे बात न करके विदेशी अखबारों के जरिए हम तक संदेश पहुंचा रहे हैं। उनका ताजा साक्षात्कार 2-3 वजहों से कहीं ज्यादा चिंतित करता है। लोते शेरिंग ने कहा कि डोकलाम विवाद के 3 पक्ष हैं, जिनमें चीन भी एक अहम किरदार है और भूटान चीन सीमा विवाद को लेकर 2 तरह की वार्ता चल रही है। एक बातचीत में डोकलाम और पश्चिम भूटान को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि चीन से सटे इलाकों में भी उसके सीमा विवाद हैं, जबकि दूसरी वार्ता हिंदुस्तान और चीन के साथ संयुक्त रूप से हो रही है जिसमें डोकलाम शामिल है। स्पष्ट है, भूटान ने भारत की सलाह के बिना चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू कर दी है, यानी उसने भारत के साथ किए गए समझौते को तोड़ने का एक तरफा ऐलान कर दिया है। भूटानी प्रधानमंत्री अपने साक्षात्कार में पश्चिमी भूटान पर चीन के कब्जे को भी स्वीकार करते हुए दिखे। डेमियन साइमन तो ये भी बात कह रहे हैं कि अब चीन ने उस 18 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा जमीन अपने कब्जे में कर ली है। तो भाई डेमियन साइमन के जो आंकड़े हमारे सामने पुष्टि उन्होंने की है कि भाई 18 किलोमीटर से आगे चाइना ने भूटान के एरिया पर कब्जा कर लिया है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और देखिए, पूरी की पूरी जो विदेश नीति हमारी जितने भी आर्टिकल्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं चाइना का जिक्र जरूर है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। हमारी कूटनीति के लिहाज से ये काफ़ी गंभीर घटनाक्रम है। भूटान अपनी जितनी जमीन चीन को देगा, बीजिंग के साथ हमारी सीमा का उतना ही विस्तार होता जाएगा। हम यही मानते आए हैं कि भूटान हमारे साथ है, लेकिन अब लगता है कि वह चीन के पाले में चला गया है और बीजिंग के साथ उसने कोई गुप्त समझौता कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो ये आशंका बढ़ जाएगी कि चीन के सैनिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करने के लिए भूटानी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये इलाका ऊपरी पहाड़ी पर है और हम नीचे, इसलिए ये हमारे लिए एक विषम भौगोलिक परिस्थिति होगी, यानी एक सैन्य मामलों से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। तो देखिए, ये जो बॉक्स में बंद है इतना चीज़ है, ये हमारी सैन्य नीति से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये आंकड़े इस तरीके से आप जुटा सकते हैं। दूसरा खतरा यह है कि अगर भूटान ने अपनी 10 से 15% जमीन चीन को दे दी तो चीनी हुक्मरान अब मैकमोहन रेखा के औचित्य को खत्म करने का दबाव हम पर बना सकते हैं। एक अन्य आशंका यह भी है कि सामरिक महत्व के इन इलाकों का इस्तेमाल चीन हमारी सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकता है। बेशक चीन को दी गई जमीन पर भूटानी नागरिक कमोबेश नहीं रहते, पर वहां से बीजिंग के लिए भारत पर निशाना बनाना आसान हो सकता है। साफ है, द भूटनीज अखबार की खबरों ने शुरू हुआ भूटान का भटकाव अब कहीं ज्यादा तेज नजर आ रहा है। ऐसे में हमें अपनी कूटनीतिक चूक को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लेना चाहिए, यानी हमने कहीं ना कहीं कूटनीतिक चूक करनी शुरू की थी। किस तरीके से कि भूटान के साथ हमने जो समझौता किया था, तो उस तरीके से हमें कुछ ना कुछ कड़े कदम इसमें उठा लेने चाहिए। तो चलिए, ये न्यूज़ क्लिपिंग्स हमारी जो है ख़त्म हो गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स थी वो हमारे लिए पूर्णतया बेस्ड थी हमारी विदेश नीति के ऊपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है साथियों। कल के अखबारों के साथ मिलते हैं कल।